हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू राइट रीड एंड राइट। लिखना और पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? टू बेटर कम्युनिकेशन, टू बेटर कम्युनिकेशन, ओके। और टू बिकम टू बी टू बिकेम इंडिपेंडेंट। और नेक्स्ट क्या हुआ? टू बी कॉन्फिडेंट। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए? टू गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि लोगों की बातें हमें अच्छे से समझ आए, अंडरस्टैंड कर सकें, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें दूसरों को, इसलिए। ठीक है, टू बी कॉन्फिडेंट, अगर हमें पढ़ना लिखना आएगा तो हम लोगों के सामने कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर दूसरे को भी पढ़ना आता है और हमें भी पढ़ना आता है तो क्या हमें सारी चीज़ आती हैं। टू बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनने के लिए कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हेल्पलेस फील नहीं करेंगे, कुछ चीज़ पढ़नी है तो हम खुद पढ़ सकते हैं। टू गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अब पढ़ना लिखना आएगा तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स रिलेटिव। आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके बड़े, यानी कि बड़े कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जैसे आप हिंदी हो गई, किसी के उर्दू बोलते हैं, जो सी भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स बोलते हैं वो लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। मतलब वह अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं और आप उनके साथ अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। उनके साथ आपका फेवरेट एक्सपीरियंस कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज समथिंग दैट इज एडरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजली बट एंजॉय वॉचिंग यू डू। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के जो बड़े हैं वो कोई चीज़ ईजिली नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम उस चीज़ को करते हैं तो वो उसे देख के खुश होते हैं। लाइक मोबाइल, अगर हम मोबाइल है, हमारे पेरेंट्स कई बार होता है इतना मोबाइल चलाना नहीं आता, और हमारी दादी वगैरह उनको भी मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, लेकिन जब हम खुद देखते हैं तो वो उसमें बार बार इंटरेस्ट लेके देखते हैं, कि वो भी सोचते हैं कि हम भी इसे देखें। और ये आपको थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया था। प्रोटोगनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर, और डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन, और एपिसोड का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए स्टोरी। कम्युनिटी का मतलब होता है पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है फोकस। और ईगरली, हाँ ईगरली है, ओके। ईगरली, ईगरली मतलब एक्साइटेडली। और कन्विंसिंग मतलब होता है बिलीवेबल, और गाइडेड मतलब होता है डायरेक्टेड। ये मैंने आपको करा दिए थे। और इसके नेक्स्ट है, check your understanding, complete the cause and effect table given below based on a first story, first part of the story। फर्स्ट पार्ट पे बेस्ड है ये कुछ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कॉज होता है कि क्या वजह थी, जो इफेक्ट उसका क्या रिजल्ट निकला, किस वजह से क्या रिजल्ट निकला। द मॉर्निंग पेपर अराइव लेट इन अ डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट। द मॉर्निंग पेपर, जो मॉर्निंग का जो पेपर था वो थोड़ा सा लेट आता था, और जो वीकली मैगजीन थी एक दिन लेट आती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। क्या लिखेंगे हम? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट गुड। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। अब नेक्स्ट है, द ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर क्रिस्टिका कभी स्कूल नहीं गई, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या है? शी कुड नॉट रीड और राइट। इसकी वजह से वो क्या नहीं कर सकी, ना तो पढ़ सकी, पढ़ लिख नहीं सकी, क्योंकि वो स्कूल नहीं गई थी इसलिए वो पढ़ लिख नहीं सकी। ठीक है, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस इट विद हर फ्रेंड्स। वो डीपली इंटरेस्टेड थी इस स्टोरी में और डिस्कस करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। क्यों करती थी? क्योंकि वो उसके जो कहानी का मेन कैरेक्टर था, उस ओल्ड लेडी से खुद को आइडेंटिफाई करी थी। तो क्या लिखेंगे? शी आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड हरसेल्फ टू द मेन कैरेक्टर। ठीक है, मेन कैरेक्टर, यानी कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही थी मेन कैरेक्टर के साथ, इसलिए वो अपने उस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। अब ये है, द नरेटर वेंट टू वेडिंग फॉर अ वीक। नरेटर वेडिंग में गया था, यानी कि शादी में गई थी एक हफ्ते के लिए। उसकी वजह से क्या हुआ? यानी कि नरेटर जो ग्रैंड मदर थी वो स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट नहीं पढ़ सकी। द ग्रैंड मदर कुड नॉट हियर
द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब है द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। जो ग्रैंड मदर थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी ना। तो इस वजह से क्या हुआ, मतलब इसकी वजह क्या रही होगी इसकी वजह। इन दोज डेज पीपल नेवर considered education essential for girls, essential for girls। यानी कि उस समय लोग लड़कियों की पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ज़रूरी नहीं मानते थे, इसलिए ग्रैंड मदर कभी भी स्कूल नहीं गई। और सिक्स पार्ट है द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। ग्रैंड मदर बहुत रिग्रेट करी थी कि वो स्कूल नहीं गई। इसका क्या इफेक्ट हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ। शी मेड श्योर हर children and grandchildren studied well। मतलब वो चाहती थी कि उसके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ें क्योंकि वो स्कूल नहीं गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है। डू यू थिंक दैट नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, इफ यस वाई, इफ नो वाई नॉट। मतलब तुम क्या सोचते हो कि जो नरेटर थी वो एक्सपेक्ट करी थी कि जो जब वो विलेज जाएगी वापस लौटेगी, जो उसकी ग्रैंड मदर है उसकी आंखों में उसे आंसू दिखेंगे, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। क्या ऐसा उसने सोचा था कि अगर वो जाएगी विलेज वापस तो उसकी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू होंगे, नहीं सोचा था ना उसने, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इसे डू यू थिंक की जगह आप कर सकते हैं द नरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी हर ग्रैंडमदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू विलेज, बिकॉज के बाद लिखना आपको, बिकॉज शी नेवर शी हैड नेवर seen her cry even in difficult situation। उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी जो ग्रैंड मदर को है उसे कभी रोते नहीं देखा, इस वजह से उसने कभी नहीं सीखा था। यहाँ लिखना द नरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी हर grandmother in tears when she returned to the village because she had never seen her cry even in difficult situation। क्योंकि उसने उसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कभी रोते नहीं देखा। ठीक है, इसका आंसर नो है। स्टार्टिंग में आपको नो लिखना है, फिर लिखना है नो के बाद कॉमा लगाना है, फिर लिखना है द नरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट। ओके, ये है हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न, कि क्या उसकी जो ग्रैंड मदर है नरेटर की, उसने अपनी ग्रैंड मदर की फुलफिल की वो डिजायर पढ़ने और लिखने की। तो क्या लिखेंगे, हाँ द नरेटर कैन, नीचे लिख देती हूँ इसका आंसर, यहाँ पर लिख देना है कैन हेल्प ग्रैंड मदर टू फिल, एक सेकेंड, द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फिल हर डिजायर बाय हर, इसके बाद लिखना बाय टीचिंग हर लेटर वर्ड्स एंड रीडिंग रेगुलरली। रेगुलर, ठीक है, रेगुलरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अब ये चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग, ये है सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्सिंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न कनाडा अल्फ़ाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। जो ग्रैंड मदर थी वो कनाडा अल्फ़ाबेट्स क्यों पढ़ना चाहती थी, इंडिपेंडेंस पाने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इंडिपेंडेंस मीन
वजह थी, रीजन था टू ट्रू। द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन विलेज टू रीड काशी यात्रा टू हर वाइल नरेटर अवे। क्या नरेटर जब शादी में चली गई थी तो ग्रैंड मदर ने काशी यात्रा अपने किसी और से पढ़ने के लिए बोला था, विलेज में किसी और से पढ़ने के लिए बोला था? नो, इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो किसी और से ऐसा बोलने के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो रही थी, बहुत रिग्रेट हो रहा था, बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी किसी से ऐसा बोलने के लिए कि मेरे को काशी यात्रा पढ़ के बताएं। ठीक है। द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कनाडा। क्या नरेटर अपनी ग्रैंड मदर की फर्स्ट टीचर थी जो उसे कनाडा लैंग्वेज पढ़ाई थी? यस, वो उसकी फर्स्ट टीचर थी, क्योंकि ग्रैंड मदर तो कभी पढ़ी नहीं स्कूल में, ना उसकी कोई टीचर थी, तो वो ही उसकी फर्स्ट टीचर थी। द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। यानी कि उसकी ग्रैंड मदर का मानना था कि पढ़ने की कोई एज नहीं होती। यस, हाँ, वो जब 62 ईयर्स की हो के पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो इसका मतलब तो यही है कि वो मानती थी कि एज नहीं होती कोई भी पढ़ने की। द ग्रैंड मदर टच द नरेटर फीट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हर टीचर। क्या ग्रैंड मदर ने अपनी अपनी पोती, यानी कि जो नरेटर थी, जिसने उसे कन्नड़ लैंग्वेज सिखाई थी, यानी कि नरेटर ने, उसके रेस्पेक्ट में उसके पैर छुए थे, हाथ छुए थे, क्योंकि वो उसकी दादी उसके पैर इसलिए छुई थी कि वो एज अ ग्रैंड डॉटर नहीं, एज अ टीचर, यानी कि गुरु के पैर जैसे छुए, क्योंकि नरेटर ने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया था। तो इसका आंसर है ट्रू। द नरेटर वॉज डिसअपॉइंट विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेक इन लर्निंग टू रीड। क्या नरेटर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी जब उसकी ग्रैंड मदर ने पढ़ना सीख लिया था? नहीं, बल्कि उसे तो बहुत खुशी हुई थी जब उसकी ग्रैंड मदर खुद से पढ़ना सीख गई थी। अब ये क्या है? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यानी कि ये क्वेश्चन आंसर है कुछ कैसे। व्हेन आई कैम बैक टू विलेज आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर। जब मैं वापस आई अपने विलेज तो मैंने देखा मेरी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू हैं, टीयर्स। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन अ मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं बहुत सरप्राइज थी क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी रोते नहीं देखा, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में। वट हैड हैपन, तो क्या हुआ? आई वॉज वरीड, मैं बहुत चिंता में हो गई क्योंकि मैंने उन्हें कभी भी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रोते नहीं देखा। अवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, अवा क्या सब ठीक है? आ रही हो क्या आप? ठीक हो? आई यूज हर अवा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। मैंने अवा बोलती थी जो कि जिसका मतलब है मदर कन्नड़ा लैंग्वेज में, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती है। शी नॉडिड बट नॉट रिप्लाई। उन्हें अपनी, मैंने बताया था ना, नॉडिड मतलब होता है सर हिलाना, ऐसे सर हिला देते हैं ना हम किसे, हिलाना, सर हिलाना, ऐसे सर को हाँ हम कर देते हैं। डिड नॉट रिप्लाई, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई। एंड फॉरगट अबाउट इट, फिर मैं भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी आर स्लीपिंग इन अ ओपन टेरिस। रात के समय हम क्या कर रहे थे? ओपन टेरिस पे, मैं ओपन टेरिस पे सो रही थी। इट वॉज अ समर नाइट, वो समर गर्मी की रात थी। देयर वॉज अ फुल मून था। अवा कम एंड नेक्स्ट सेड टू मी, अवा मेरे पास बैठी। हर अफेक्शनेट मैंने बताया था प्यार से, उन्होंने जो अपने प्यार से हाथ को मेरे फोरहेड पे सहलाया। ठीक है, अभी यहाँ तक दिया हुआ है, ये पैसेज दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस करने कुछ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद अप्रोप्रिएट। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन ग्रैंड मदर वॉज, मतलब ये फ्रेज क्या शो करता है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कभी भी सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रोते नहीं देखा। ये क्या शो करता है? अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरेशन या बोल्ड या स्ट्रॉन्ग विल्ड। स्ट्रॉन्ग विल्ड होता है बहुत ज़्यादा मन से स्ट्रॉन्ग, इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मन से, कोई भी ऐसे किसी के सामने अपने इमोशंस ना दिखा देना। इसका मतलब होगा, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, मतलब होता है वही समझ। कंसिडर मतलब किसी चीज़ को कंसिडर कर देना। बोल्ड मतलब बहुत खुले विचार वाला, खुली चीज़, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब होगा बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि जब वो मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रोती नहीं थी, तो इसका मतलब वो बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग करेक्ट, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, 4 ऑप्शन फ्रॉम दिस वाज गिवन इन द ब्रैकेट, इनमें से कोई एक चूज करना है। क्या? ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑल राइट बिकॉज शी हैव बीन टू, यानी कि वो क्या थी? बहुत थक गई थी क्योंकि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया था उस नरेटर के पूछने पे। क्या वो इमोशनल थी या टायर्ड थी, थकी हुई थी? वो थकी हुई थोड़ा ना थी, वो इमोशनल थी, तो इसका आंसर क्या होगा? इमोशनल। ठीक है। थर्ड है आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेटर रूलर सेटिंग विद द ट्रेडिशनल कस्टम, यानी कि ऐसे क्या चीज़ देख के पता चलती है उसमें कि ये जो बात कही गई है वो एक ट्रेडिशनल कस्टम, यानी कि रूलर गांव से रिलेटेड है। वो कैसे पता चलेगी आप लोगों को? ऊपर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्लीपिंग इन अ ओपन टेरिस,
वी वर स्लीपिंग इन अ ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। जैसे गांव में ऊपर खुले खुले आसमान के नीचे छत पे सो जाते हैं, ये वो वाला वो है। ठीक है, इससे पता चलता है ये कोई थोड़ा गांव का है। पहली बात स्टार्टिंग में ही बता देते हैं विलेज की बात है, लेकिन हमें इस पैसेज के अकॉर्डिंग देखना है, वो तो पता ही चल जाता है विलेज में रहती है। विच लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टेब्लिश अ टेंडर एटमोसफेयर। टेंडर एटमोसफेयर होता है सॉफ्ट और इमोशनल फीलिंग वाला एटमोसफेयर। कौन सी लाइन ऐसे शो कर रही है? सॉफ्ट, सॉफ्ट इमोशनल, सॉफ्ट एंड इमोशनल। ठीक है, सॉफ्ट एंड इमोशनल फीलिंग होती है ना, उसे उसे बोलता है टेंडर। कौन सी ऐसी लाइन है जो सॉफ्ट और इमोशनल वाला बताती है? कौन सी लाइन है? यहाँ पर देखो, अब अवन नेक्स्ट एंड सेट टू मी हर अफेक्शनेट हैंड टच माई फॉरहेड, ये वाले सॉफ्ट और इमोशनल, सॉफ्ट और इमोशनल ये वाली, मतलब वो उसके पास बैठती है और अपने प्यार भरे हाथों से उसका माथा सर सहलाती है। तो ये फोर्थ का। और वी वर, यहाँ से यहाँ तक ये एरो बना दिया है, इसे देखना है, ये थर्ड का आंसर है। ओके, फोर्थ का। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फेसाइज इन द गिवन एक्स। कौन सा इसमें एम्फेसाइज नहीं करता पैसेज को? द इमोशनल टर्मोइल। टर्मोइल क्या होता है? टर्मोइल होता है कोई कन्फ्यूजन, उलझन भरा जवाब होता है ना, उसे बोलते हैं टर्मोइल। ठीक है, कन्फ्यूजन, मैं लिख देती हूँ कन्फ्यूजन। ठीक है, द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंड मदर, ये उलझन भरा इमोशनल जो था, ये थोड़ा इमोशनल भरा था, इमोशनल भरा जवाब था, तो ये है इमोशनल भरा ही था। ये ऐसा नहीं है, इसमें नोट पूछा है। द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड, अफेक्शनेट बॉन्ड दिखाया है नरेटर और उसकी ग्रैंड मदर में, यानी कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, दिखाया है ना। और द ग्रैंड मदर रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब इसमें ये थोड़ा ना बोला है कि वो रिग्रेट कर रही थी अपनी लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब वो रिग्रेट नहीं कर रही थी इस चीज़ को, वो पढ़ना चाहती थी। द नरेटर कंसर्न फॉर हर ग्रैंड मदर, मतलब नरेटर बहुत चिंता चिंता में थी, अपनी कंसर्न थी, बहुत चिंता में थी अपनी दादी को लेकर। ठीक है, ये भी सही है, इसका मतलब ये गलत है, तो इसका ऑप्शन ये होगा। इसमें नॉट पूछा है कौन सा, ये दोनों ये तीनों ठीक है, नॉट वाला आंसर बताना है, तो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट ये आंसर है इसका। ओके, अब नेक्स्ट है सेकंड। इफ़ आई हैव डिसाइड आई वांट टू लर्न द कनाडा अल्फ़ाबेट, मैंने डिसाइड किया कि मैं कनाडा अल्फ़ाबेट पढ़ना स्टार्ट करूँगी कल से। आई विल वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा, मैं एज अ डेडलाइन, जो सरस्वती पूजा होगी मॉर्निंग में, आई विल कीप सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा, जो सरस्वती पूजा होगी दशहरा के समय, मैं उसको डेडलाइन बनाती हूँ कि मैं तब तक अच्छे से कन्नड़ा पढ़ना थोड़ा बहुत सीख लूँगी। दैट द डे आई शुड बी एबल टू रीड, उस समय मैं पढ़ना सीख लूँगी नॉवल ऑन माई ओन, खुद से। ऑन माई ओन का मतलब खुद से। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी। आई सो हर डिटर्मिनेशन और हर फेस, मैंने डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ इच्छा, इच्छा। ठीक है, दृढ़ इच्छा बोलते हैं ना, मन में ठान लेना, उसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन। आई सो हर डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके दृढ़ इच्छा देखी उनके फेस पे। येट आई लाफ्ड एट हर, मैं तभी उनके ऊपर हंस पड़ी। ओके, अवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न, मैंने बोला अवा आप 62 की एज में आप अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहते हो, क्यों? वो अल्फ़ाबेट आगे बताते हो। ऑल योर हेयर्स इज़ ग्रे, आपके सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, सफ़ेद वालों को ग्रे हेयर्स बोलते हैं। योर हैंड आर रिंकल्ड, आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनते हो। यू वर्क सो मच इन द किचन, आप किचन में बहुत काम करते हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल, मैंने बचपने में उन उस ओल्ड लेडी का यानी कि अपनी दादी का बहुत मजाक बनाया, लेकिन वो सिर्फ स्माइल करती रही। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, इसका कॉज है कि अगर आप दृढ़ इच्छा है तो यू कैन, आप किसी भी ऑब्स्टिकल यानी कि रुकावट से ओवरकम कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं अगर आपने कुछ सोच लिया करने के लिए। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं वर्क हार्ड करूँगी, मेहनत करूँगी कि किसी और से ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा मैं वर्क हार्ड करूँगी, मेहनत करूँगी। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करके रहूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, पढ़ने की कोई भी एज बार नहीं होती, यानी कि कोई उम्र नहीं होती। वट डज ग्रैंड, अब फर्स्ट क्वेश्चन है वट डज ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वॉन्ट टू इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट क्यों बोलती है? मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, उनका कौन सा कैरेक्टर आइडेंटिफाई करा है? शी वॉन्ट टू बी लिटरेट, वो पढ़ी लिखी होना चाहती हैं।
या शी डिज़ायर सेल्फ सफिशिएंट, वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, खुद में भरपूर होता है ना, खुद में ही भरपूर होना चाहती हैं। शी वांट टू प्रूव हर सेल्फ इंटेलिजेंट, वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाना चाहती है दूसरों के सामने। शी फील प्रेशराइज बाय सोसाइटी टू लर्निंग, वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी से प्रेशराइज्ड हैं, दबाव है सोसाइटी का उन पर पढ़ने के लिए, नहीं ना, वो खुद की सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, खुद की इच्छा के लिए पढ़ना चाहती हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ये। फिल इन द ब्लैंक्स द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलअप करना है। द ग्रैंड मदर्स डिटरमाइंड शो दैट लर्निंग हैज़ नो क्या बोला, लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट, ये तो सबको पता है एज लिमिट के बारे में बात हो रही है बार बार, लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट। नेक्स्ट है द नरेटर लाफ एट हर ग्रैंड मदर डिसीजन टू लर्न द अल्फ़ाबेट एट हर एज ऑफ 60, जब नरेटर अपनी ग्रैंड मदर पे हंसी कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है अल्फ़ाबेट लेने का, वो भी 62 में, वो क्यों हंसी इस बात पे, वो किस लिए हंसी, उसने सोचा, शी थॉट, मैं लिखवा देती हूँ, शी थॉट हर ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड टू लर्न अल्फ़ाबेट। उसने सोचा कि उसकी जो दादी है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं अल्फ़ाबेट पढ़ने के लिए, क्योंकि पता ही है अल्फ़ाबेट से छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसे ये था कि मेरी दादी बहुत बूढ़ी है। प्लीज़ टू क्वालिटी डिस्प्ले बाय द ग्रैंड मदर की कोई दो क्वालिटी बतानी है। ग्रैंड मदर की दो क्वालिटी कौन सी है जो उनके चरित्र को दिखाती है। फर्स्ट तो है, पहला तो है वो डिटरमाइंड थी, दृढ़ इच्छा, डिटरमाइंड मतलब उनके मन में दृढ़ इच्छा थी कुछ भी करने की। और सेकंड वो थी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती। ठीक है, हाउ कैन वी से दैट नरेटर इज मेकिंग एजम्पशन अबाउट हर ग्रैंड मदर, आप ये कैसे कह सकते हैं, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, जो नरेटर थे उसने अपनी जो दादी के लिए ग्रैंड मदर के एजम्पशन बना लिए थे, कि वो क्यों बना लिए थे ऐसे एजम्पशन, वो क्यों बना लिए थे, कैसे बना लिए थे, बताती हूँ, यहाँ पर लिखवा देती हूँ। द नरेटर assume that her grandmother cannot learn because of her old her old age without understanding एक सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग हर डिटर्मिनेशन, यानी कि द नरेटर assumed that her grandmother cannot learn because her old age without understanding her determination, उन्होंने सोचा, नरेटर ने सोचा उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं, लेकिन वो उसके डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन को नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने उसका मजाक बनाया नरेटर ने। ठीक है, और आंसर्स हैं ये सारे करने हैं, और ये 7 क्वेश्चन आंसर हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ इनके आंसर्स, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं, इनसे तो बड़े ही हैं, तो वो करना थोड़ा मुश्किल होगा लिखना। ये देखिए, ये है क्वेश्चन 1, वाई डू यू थिंक दैट ग्रैंड मदर एम्बेरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर वाइल नरेटर वॉज अवे, यानी कि ग्रैंड मदर क्यों एम्बेरेस फील कर रही थी जब नरेटर शादी में गई थी, गो अवे मतलब कहीं गई हुई थी दूर। तो आंसर ये लिखना, आई बिलीव दैट ग्रैंड मदर बीइंग अ स्ट्रॉन्ग विल, मैं ये मानती हूँ कि जो ग्रैंड मदर है वो बहुत अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थी, फाउंड इट एम्बेरेस, वो बहुत एम्बेरेस फील कर रही थी, बिकॉज शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी, एंड हर चाइल्ड डिजायर टू नो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो उसका बचपने वाला बिहेवियर है, डिजायर मतलब इच्छा, जो उसकी इच्छा थी अगला पार्ट जानने की स्टोरी की। शी वॉज वरीड अबाउट दैट द पीपल लाफ्ड एट हर, वो इस बारे में वरीड मतलब चिंता, वो थोड़ी चिंता में थी कि अगर मैंने किसी से पढ़ने के लिए बोला नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी का, तो लोग मुझ पर हंसेंगे। लाफ एट हर इफ दे कम टू नो
ऑफ हर वीकनेस, जब वो जानेंगे कि बताइए क्या चाइल्डिश बिहेवियर है, उसकी वीकनेस जान के, कमजोरी जान के, कि वो एक स्टोरी को पढ़वाने के लिए लोगों से बोल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज Why does the narration initially laughed at her grandmother's determination to learn at her age of 62? मतलब स्टार्टिंग में जो नरेटर इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में नरेटर क्यों हंसी अपनी ग्रैंडमदर पे, ये जानकर कि वो 62 की एज में पढ़ना चाहती हैं, लर्न करना चाहती हैं, याद करना चाहती हैं। ठीक है, वो क्यों हंसी, इसका आंसर ये है, what the narrator initially laughed because she find it usually unusually and surprising at 62-year-old want to learn। मतलब वो ये सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइज थी ये जानकर कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो 62 ईयर की एज में अल्फाबेट्स पढ़ना चाहती है। शी थिंक इट मे बी डिफिकल्ट एट हर एज, वो सोच रही थी कि 62 की एज में बच्चों वाली चीज अल्फाबेट, लेकिन उस टाइम पे वो 62 की थी, तो उसके उनके लिए ये अल्फाबेट्स मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है, इसका ये आंसर है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे हैव इन बोथ द ग्रैंड मदर लाइफ एंड द स्टोरी। मतलब उसने काशी यात्रे ने ग्रैंड मदर की लाइफ में और स्टोरी पे क्या इफेक्ट डाला। ठीक है, वो कैसे था, द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा इंस्पायर द ग्रैंड मदर, काशी यात्रा ने ही ग्रैंड मदर को इंस्पायर किया टू लर्न रीडिंग, मतलब रीडिंग करने के लिए इंस्पायर किया। इट क्रिएट अ डिजायर, एक सेकेंड, इट क्रिएट अ डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हर टू बिकम अ इंडिपेंडेंट। मतलब ये काशी यात्रा ने ही उनको रीडिंग करने के लिए इंस्पायर किया और उनकी डिजायर को, यानी कि इच्छा को आगे बढ़ाया, और इंडिपेंडेंट बनने की इच्छा को जागृत किया, यानी कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। एंड रीड द स्टोरी ऑन हर ओन, वो खुद से बिना किसी पर डिपेंड हुए वो स्टोरी खुद से पढ़ना चाहती थी। ठीक है, ओके। अब फोर्थ है, वाई डज, इसका ये आंसर है, ये भी कर लेना। और फोर्थ का ये आंसर है, वाई व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न कनाडा अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। मतलब जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो इच्छा थी कनाडा अल्फाबेट करने के लिए, उन पे क्या प्रभाव डाला, रिफ्लेक्ट क्या किया। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट हर डिटर्मिनेशन, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट क्या था, उनकी दृढ़ इच्छा, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कि उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब कुछ करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा, एंड लव फॉर लर्निंग, सीखने की, याद करने के लिए उनका प्यार, लगाव। इट ऑल्सो शो हर डिजायर, उनकी ये उनकी इच्छा, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की इच्छा को भी दिखाता है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट, उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट बोलती, वो नहीं चाहती थी कि वो घर घर जाके या किसी से जाके बोले कि मेरे को स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट बताओ। वो इस चीज को एम्बेरस फील करी थी ऐसा बोलने के लिए, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी, इसलिए उनकी इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने खुद पढ़ने की इच्छा रखी। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज कैन ही इन्फर फ्रॉम ग्रैंड मदर एक्शन टचिंग द नैरेटिव फील। मतलब हम जो ग्रैंड मदर थी उसने नरेटर के फीट को टच किया, वो क्या शो करता है, क्या लेसन दे के जाता है। इट टीचेस अस, वो हमें क्या लेसन देता है, वो हमें सिखाता है ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज। मतलब वो एक एज के थ्रू नॉलेज को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो सिर्फ एक नॉलेज को रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि वो एज के थ्रू, मैंने आपको बताया था कि टीचर किसी भी एज में हो सकता है, अगर हम छोटे से सीख रहे हैं तो वो भी उस टाइम हमारा टीचर होता है, ऐसा नहीं कि टीचर सिर्फ बड़े ही होते हैं। द ग्रैंड मदर शो दैट द टीचर शुड बी रिस्पेक्टफुल रिगार्डलेस ऑफ एज। मतलब वो ये बताते हैं, ये दिखाती है ग्रैंड मदर, जो टीचर होती है वो रेस्पेक्टेड होती है, चाहे वो किसी भी एज की हो, वो टीचर टीचर ही होते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ईगो, और जो लर्निंग होती है वो किसी भी ईगो से ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कैसे ईगो, नहीं ये हमसे छोटा है, हम इससे नहीं सीखेंगे, इसे ज्यादा पता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ईगो नहीं होता। अगर कोई चीज किसी से सीखने को मिल रही है, चाहे वो छोटा भी हो, उससे सीख सकते हैं। तो ये फिफ्थ का आंसर है। सिक्स्थ है, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द बॉर्डर थीम ऑफ द स्टोरी। बॉर्डर थीम ऑफ द स्टोरी क्या है, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटर्मिनेंट यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। ये बॉर्डर थीम क्या है स्टोरी की, और इस लाइन का क्या मतलब है, फॉर अ गुड कॉज, अगर आप डिटरमाइंड हो, अगर आप दृढ़ निश्चित हो, यू विल ओवरकम, आप हर किसी चीज से ओवरकम हो सकते हो, चाहे वो कितने भी ऑब्स्टिकल्स, मैंने बताया था ना, रुकावटों से बाहर निकल सकते हो, अगर आपके अंदर दृढ़ निष्ठा, अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो। ठीक है, दिस लाइन this line is highlighted that determination and a strong will can help a person overcome any obstacle। मतलब ये लाइन ये शो करती है कि आप अगर दृढ़ निश्चित हो, अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है, तो आप हर ऑब्स्टेकल, हर रुकावटों को बहुत स्ट्रांगली पार कर सकते हैं। ठीक है, इट शो दैट द लर्निंग हैज नो लिमिट, और ये शो करती है कि जो सीखने की, जो पढ़ने की एज होती है, वो कोई भी नहीं होती, हम किसी भी एज में हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। सेवन क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। मतलब
और सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। ये स्टोरी कैसे हाईलाइट करती है एजुकेशन को, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की महत्ता को कैसे इंपॉर्टेंस देती है और कैसे सपोर्ट करती है पर्सनल इंडिपेंडेंस को, कैसे सपोर्ट करती है। आंसर देखो इसका क्या है। द स्टोरी इफेक्टिवली शो दैट द एजुकेशन ब्रिंग इंडिपेंडेंस। जो एजुकेशन है वो इंडिपेंडेंस लाती है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता हमें। अगर अगर हमें पढ़ना आता है, अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हमें पढ़ना लिखना आता है तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। द ग्रैंड मदर फील हेल्पलेस व्हेन शी कैन नॉट रीड। वो हेल्पलेस फील करती थी जब उसे पढ़ना नहीं आता था, बट आफ्टर लर्निंग शी बिकम कॉन्फिडेंट। जब उसे पढ़ना आ गया तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई, सेल्फ रिलायंट, मतलब खुद पे निर्भर। ऐसा नहीं दूसरे पे निर्भर, अपने आप पे निर्भर थी वो। अब उसका जो मन करता वो पढ़ लेती थी, जब मन, मतलब जो भी उन्हें पढ़ना होता था, किसी पे निर्भर नहीं थी वो। दिस प्रूव दैट एजुकेशन एम्पावर इंडिविजुअल। इस ये प्रूव करता है कि जो एजुकेशन है वो हर एक इंसान को एम्पावर करता है, यानी कि हर एक इंसान को एक शक्ति देता है खुल के रहने की, इंडिपेंडेंस के साथ, सेल्फ रिलायंट, और वर्ल्ड में अपनी बात को समझने के लिए। मतलब यही है इसमें कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए और अपनी खुद की इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। आई होप सबको समझ आ गए होंगे ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और अब इसे नेक्स्ट बताती हूँ। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सारे 7 के 7 क्वेश्चन आंसर हो गए। अब ये क्या है, ये हमें मैच करना है, बायनोमियल्स, बायनोमियल्स मैच करना है। ओके, बायनोमियल्स क्या होता है, जैसे हाइड एंड सीक। बायनोमियल्स दो वर्ड्स को मिला के बनते हैं, हाइड एंड सीक, यानी कि ये जो एंड है, द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक इज यूजुअली टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड अ बायनोमियल। दो वर्ड मिलके बने, हाइड और सीक, एंड से जुड़ के बने, हाइड एंड सीक। आप खाली ये तो नहीं बोलोगे हाइड सीक तो नहीं बोलते। बायनोमियल आर द एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स लिंक्ड, यानी कि बायनोमियल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड से लिंक्ड होते हैं, और लिंक्ड बाय कंजक्शन। कंजक्शन सबको पता है, एंड और ये कंजक्शंस होते हैं। अब ये नेक्स्ट है वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने अभी बताया आपको, बता दिया। हाइड एंड सीक के बायनोमियल्स दो वर्ड्स को मिला के बनता है, कंजक्शन को बीच में डाल के, यानी कि जोड़कर। कंजक्शन होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ता है। हाइड एंड सीक को तुम हाइड सीक थोड़ा ना लिख दोगे खाली, हाइड एंड सीक को तो हाइड एंड सीक लिखोगे। ऑड एंड एंड्स, ऑड एंड एंड्स का मतलब होता है कोई भी स्मॉल थिंग्स या स्मॉल थिंग जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राइट और रॉन्ग का मतलब होता है सही या गलत। खाली राइट एंड रॉन्ग को, राइट और रॉन्ग को ऐसे नहीं लिखेंगे, राइट रॉन्ग, राइट और रॉन्ग ही तो लिखेंगे, सही और गलत। इसी तरीके से ये क्या ना, मैच द बायनोमियल्स। बायनोमियल्स दे रखे हैं फर्स्ट कॉलम में और उनके मीनिंग दे रखे हैं, एंड देयर मीनिंग इन सेकंड कॉलम। तो इन्हें मैच करना है, कैसे मैच करेंगे। ओके, सिंक एंड स्विम का क्या मतलब होता है। स्विम एंड सिंक का मतलब होता है फेल और पास हो जाना, सक्सीड हो जाना और फेल हो जाना बिना किसी की मदद के, बिना किसी हेल्प के पास या फेल हो जाना। तो कहाँ पर है हमारा, सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। तो फर्स्ट का ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ऑन और ऑफ। ऑन ऑफ होता है जो कभी कभी होता है, ओकेजनली होता है, कभी कभी। कभी कभी तो समझ देगा, सम टाइम, कुछ टाइम में, ओकेजनली, कभी कभी। तो इसका होता है सेकंड, ऑन और ऑफ। थर्ड है मिक्स एंड मैच। कोई भी चीज को पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी। मतलब कोई भी चीज एक साथ रखना, पुट डिफरेंट, बहुत सारी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को एक साथ रखना, और पॉसिबिलिटी टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी, ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए। मिक्स मैच कर देते हैं ना, मिक्स और मैचिंग ज्यादा बनाने के लिए भी। तो थर्ड का आंसर होगा ये। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑल और थिंग्स, समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल। ऑल और नथिंग, मतलब कई बार ऐसा होता है, इसका आंसर ये होना चाहिए, समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल। कभी कभी कुछ चीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाना और कभी कभी बिल्कुल नहीं होना, ऑल और नथिंग। ठीक है, फोर्थ। और फिफ्थ है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब है कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, कंप्लीट पार्ट एंड बिलोंग्स टू। इसका आंसर होगा कंप्लीट पार्ट, यानी कि कंप्लीट पार्ट एंड पार्सल एंड बिलोंग्स टू, फिफ्थ का। और सिक्स का पिक एंड चूज। पिक चूज यानी कि चूज ओनली बेस्ट, खाली पिक एंड चूज, मतलब अगर हम चूज करेंगे और पिक करेंगे किसी बेस्ट चीज में से, उसे ही बोलेंगे कम, चूज ओनली द बेस्ट थिंग्स या पीपल। तो इसका आंसर होगा सिक्स। ये मैंने ऐसे रोमन नंबर में लिख दिया है, पता तो होगा कि फर्स्ट है, रोमन नंबर्स तो आते होंगे ना, ये मैंने 1 2 3 करके नहीं लिखा। ठीक है, और सेवन है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर का क्या होगा, एट अ सम टाइम इन द फ्यूचर। मतलब सूनर और लेटर आपको पता ना, लेटर यानी कि बाद में, या सूनर कहते हैं ना, कोई भी चीज़ सूनर, अभी अभी कोई चीज़ रिलीज नहीं होती है तो सूनर, एट द सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया सेवन्थ। अब लीप एंड बाउंड। लीप एंड बाउंड का अब कौन सा बच्चा है हमारा, लीप एंड बाउंड।
इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली यानी कि लीप एंड बाउंड, कोई चीज एकदम से इंक्रीज होना और एकदम से क्विकली डेवलप हो जाती है, उसे बोलते हैं लीप और बाउंड। ये हो गया 8। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, अब मैं इसका बता दूं या फिर एक एग्जाम्पल देखें? चलो फिर कभी बताती हूँ ऐसे। अब ये नेक्स्ट है, अब ये रीड द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन बिलो। ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, दीज वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है प्री मतलब आगे, जो आगे लगता है, प्रीफिक्स और सफिक्स, सफिक्स पीछे लगता है, प्रीफिक्स आगे। ये वर्ड्स ऐसे बनाए हुए हैं, ये वाले वर्ड्स, अन लगा के, इन लगा के, इन लगा के, अन, जैसे अन लगा दिया अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया था दुर्भाग्य से, अनयूजुअल कभी कभी, अनहैप्पी यानी कि, ठीक है, रिस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट होता है उसके आगे इन लगा दी तो इंडिपेंडेंट। ठीक है, नाउ मेक द वर्ड बाय एडिंग द सुटेबल प्रीफिक्स। अब हमें क्या करना है कि कुछ सुटेबल प्रीफिक्स लगा के, अन, इम, डिस, ये प्रीफिक्स दे रखे हैं, ये ऐड करके कॉलम 1 में, कॉलम 2 लिखना है, वो कुछ प्रीफिक्स ऐड करके वो क्या करेंगे, जैसे पॉपुलर का लिखते हैं अनपॉपुलर। बिलीव का क्या होगा, डिसबिलीव या डिसबिलीव, ठीक है, दिस लगेगा इसमें, दिस। इंपॉर्टेंट क्या होगा, अनइम्पॉर्टेंट, अन लगा के इम्पॉर्टेंट लिख देना है। ठीक है, और रेस्पेक्ट क्या होता है, रेस्पेक्ट होती है डिसरेस्पेक्ट। ओके, करेक्ट, करेक्ट पता पता है ना, करेक्ट और इनकरेक्ट ऐसे बोलते हैं, ये करेक्ट है आंसर, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट का हो गया इनकरेक्ट, और कंटिन्यू का हो गया डिसकंटिन्यू। करेक्ट का हो गया कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग का हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, और ऑर्डिनरी क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, इंटरेस्टिंग का हो गया अनइंटरेस्टिंग। ओके, पॉसिबल का हो गया इम्पॉसिबल। समझ आ गया सबको? और ये कुछ क्वेश्चंस और हैं इसके। अब क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द 5 वर्ड विद प्रीफिक्स। ऐसे 5 वर्ड जो प्रीफिक्स के साथ हो। प्रीफिक्स मैंने बताया था, दिस इम्पॉसिबल, एक्स, यूनी, ये सब बन के प्रीफिक्स बन के वर्ड्स बनते हैं। कोई ऐसे 5 वर्ड्स आपको चूज करने हैं और उनसे एक एक, ईच मेक अ सेंटेंस यूजिंग ईच, हर किसी को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, यानी कि 5 वर्ड और 5 सेंटेंस आप खुद से करके देखना। ठीक है, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, DIY। ठीक है, in this sentence I knew that then my student had passed with the flying colors, that means passed with the flying colors is an idiom। passed with the flying colors एक idiom है जिसका मतलब होता है इट मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। फ्लाइंग कलर्स होता है बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ पास हुआ है, यानी कि फ्लाइंग कलर्स बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें ईडियम्स और उसके सेंटेंस को मैच करना है। फर्स्ट कॉलम में हमारा ईडियम दे रखा है, सेकंड कॉलम में हमारा उसका मीनिंग दे रखा है, तो हमें मैच करना है। टू हिट द बुक, टू हिट द बुक का क्या आंसर होगा, मतलब मीनिंग होगा, टू हिट द बुक का होगा मीनिंग टू स्टडी सीरियसली। ठीक है, टू ये बता दिया मैंने। टू हिट द बुक का मतलब होता है टू स्टडी सीरियसली, पढ़ा, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करना। ठीक है, टू ड्रॉ अ ब्लैंक, ब्लैंक मतलब होता है खाली, टू ड्रॉ अ ब्लैंक, ब्लैंक ड्रॉ करने का मतलब हो गया यहाँ पर टू अनेबल टू रिमेंबर, कोई चीज याद ना आना, रिमेंबर याद करने में मुश्किल आना, बिल्कुल खाली हो जाता है ना दिमाग, जब हमें कुछ याद नहीं आता तो उसे बोलते ड्रॉ अ ब्लैंक, टू अनेबल टू रिमेंबर, बिल्कुल याद नहीं आता। टू लर्न द रोप, टू लर्न द रोप क्या होता है, मतलब इसका मतलब होगा टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी, मतलब ये समझना कि कोई एक्टिविटी कैसे करते हैं। टू लर्न द रोप्स का मतलब टू रैक वंस ब्रेन, टू रैक द वंस ब्रेन का मतलब किसी चीज को, टू थिंक वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत वेरी हार्ड होता है कोई भी चीज याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होना, टू रैक द वंस ब्रेन। ये फोर्थ का आंसर होगा। फिफ्थ होगा टू लर्न बाय हार्ट, मतलब टू लर्न बाय हार्ट, स्टोरी में भी था कि टू लर्न बाय हार्ट वो क्या करती थी, कोई भी चीज मेमोराइज करती थी, बार बार बोलना, मन मन में मेमोराइज करना, टू मेमोराइज समथिंग। ठीक है, टू मेमोराइज समथिंग। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल क्या होता है,
टू स्टडी और वर्क लेट इनटू नाइट, ये पता है ना, बर्न रात भर पढ़ना, लेट तक पढ़ना रात में, तो उसे बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके, ये कुछ इडियम्स हैं जिनके मीनिंग से मैच करने हैं। अब नाउ यूज दिस इडियम इन अ सेंटेंस ऑन योर ओन, ये इडियम्स को खुद एक सेंटेंस बना के यूज करना है। ये जो 5-6 इडियम्स हैं इनको पढ़ो और इनका मतलब मैंने बता दिया, और इनको एक नया सेंटेंस अपनी मर्जी से आप दो। ओके बेटा। और बच्चों बाकी सारे 5th पार्ट से लेकर नीचे तक जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर बच्चों मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू।